बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन, ये है अरबला हसन और ये फिर आ गई हैं। ऐसा लगता है यकीन माने, पता नहीं अब आपको फील होता है नहीं अरबला हसन, लेकिन मुझे तो ये बड़ा स्ट्रांगली लगता है कि जैसे मतलब वक्त भाग रहा है, वक्त गुजर रहा है। नहीं मुझे अच्छी तरह पता लग रहा है वक्त घोड़े पे सब नहीं भाई, ऐसा है कि दिन गुजरता है, शाम गुजरती है। अच्छा, ये बात मैंने क्यों की? मैंने बात इसलिए की है कि हम बाज़ औक़ात एक ही रूटीन में चलते चलते इतने महव हो जाते हैं कि हमारी अपनी सेहत इग्नोर होना शुरू हो जाती है। मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ अपने टीवी शोज़, रेडियो शोज़ के अंदर भी कि आप अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और इस किस्म के अमराज का शिकार है। उसकी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल के साथ हमारे इर्द-गिर्द इतनी अजीबो गरीब इस वक्त चीज़ें हो रही हैं। आप रोड पे जाएं, आपका आधा ब्लड प्रेशर तो वहीं बढ़ जाता है। उसके बाद आप घर जाए, कोई एक आधी ऐसी बात होती है, आप वैसे ही जो रही सही कसर है वो घर निकल जाती है। लिहाजा पाकिस्तानियों की जिंदगी वैसी बड़ी मुश्किल है हर लिहाज से। टीवी लगाओ तो हुकूमत एक तरफ शुरू होती है, एक तरफ इमरान खान साहब है। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि इस सिचुएशन में आप अपने आप को नॉर्मल रखने की कैसे। आप ड्रामा देख लें, वो भी सास बहू के मसले। ड्रामा लगाओ तो उसमें भी झगड़ा होता है। खैर, ये बात करने का मकसद ये है जी कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिए अपनी इस बिजी रूटीन के अंदर। अक्सर लोग दो जगहों पे काम भी करते हैं, बिजी रूटीन है, लाइफ है, बच्चों की पढ़ाई है, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा टाइम, दिन में ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा आधा घंटा आप एक्सरसाइज कर लें। मी टाइम आपका होना चाहिए, अपनी पसंद की कोई चीज़ खाना चाहिए, अच्छा टाइम गुजारना चाहिए। एक और बात, मी टाइम आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप 6-7 लोगों के घर में आप मी टाइम लें? आपको कंबाइन मी टाइम, सो लिहाजा मी टाइम के लिए भी आपको कोई अलग से स्ट्रैटेजी अपने दिमाग में बनानी पड़ेगी। बट ही इज़ राइट कि अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी सेहत के लिए। अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में इतने गुम ना हो जाएं कि आप अपनी सेहत से एक जो कहने नेग्लिजेंस का मुजाहरा करें। तो बेहतर यही है कि तमाम चीज़ों को साथ साथ बैलेंस तरीके से लेके चले। सुबह सुबह हमने ये ऐसे ही सोचा। ये वैसे आपको रिमाइंडर दिया जी, हमें पता है आप कोशिश करते हैं, ज़रूर कीजिएगा। हैव अ वेरी गुड डे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं हेडलाइन से। हुकूमत और पीटीआई आमने सामने। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने पुरअमन एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया। तहफ़्फ़ुज़ न मिलने पर हुकूमत को जारहाना हिकमत अमली अपनाने का इंतबा दे दिया। पंजाब के आईनी बहरान में बड़ी पेशरफ। सदर ने वजीर आजम की तीसरी समरी पर गवर्नर पंजाब की तैनाती की मंजूरी दे दी। इंजीनियर बलीगुर रहमान ने अपने ओहदे का हलफ उठाया। रात गए पंजाब के 8 वज़रा ने भी हलफ ले लिया। कराची से लापता दुआ जहरा की अदम बाजियाबी आईजी सिंध को महंगी पड़ गई। सिंध हाई कोर्ट का दुआ जहरा को पेश न करने पर शदीद बरहमी का इजहार। अदालत ने आईजी पुलिस सिंध को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी की 23वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपकी जानिए, आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। मुल्क में वैसे तो हिजानी कैफियत जारी है, लेकिन कुछ थोड़ा सा सूरत हाल पंजाब की ऐसा लगता है कि ऑनलाइन आ रही है। ऑनलाइन एज इन मेन स्ट्रीम के ऊपर आ रही है। हुकूमत और पीटीआई आमने सामने हैं। 2 माह से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में आपको मालूम है कि आईनी और जो सियासी बहरान है वो जारी था, वो ख़त्म हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ सदर मुमलिकत ने बतौर प्रेसिडेंट, ओबियसली उन्होंने जो तीसरी एडवाइस उनको भेजी गई थी बलीगुर रहमान साहब की, बतौर गवर्नर पंजाब तैनाती की, उसे मंजूर कर लिया और अपने ओहदे का हलफ उठा लिया फाइनली। और रात गए गवर्नर पंजाब ने, फिर हमजा साहब ने देर नहीं लगाई ना, उन्होंने फौरन अपनी कैबिनेट को इन किया और रात गए 8 वज़रा ने हलफ भी ले लिया जी। वफाक में हुकूमत और पीटीआई में महाजराई बढ़ती चली जा रही है और हमें नजर भी आ रहा है। इमरान खान की जानिब से 26 मई को 6 दिन की दी गई जो डेडलाइन है उसमें कल का दिन बाकी है और 2 बार लॉन्ग मार्च की तैयारियां, दोबारा मतलब दूसरी बारी होगा ना, फिर आ रहा है आपके शहर में। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में वकला कन्वेंशन से उन्होंने खिताब किया और इमरान खान साहब ने कहा कि पुरअमन एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ मांग लिया है। उनका क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं, आप हमें रूलिंग दें कि हमें बताएं कि इस मुल्क में किस बेसिस पे पहले हमें रोका गया और जो इंतशार किया गया, और आगे, क्योंकि मैंने डेट देनी है लोगों को कि आगे जब हम आएंगे तो हमें बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अलाउ करेगा इस तरह की अनडेमोक्रेटिक, बल्कि डिक्टेटरशिप में भी इतना जुल्म नहीं हो। अगर सुप्रीम कोर्ट हमें प्रोटेक्शन देता है तो वो एक हमारी स्ट्रैटेजी है। अगर वो नहीं प्रोटेक्शन देता
फिर मैं आज आप सबके सामने खड़ा होकर ये कह रहा हूं कि फिर मेरी दूसरी स्ट्रैटेजी होगी। ये मेरे लिए जहाद है। मैं किसी सूरत इन चोरों की और इंपोर्टेड हुकूमत किसी सूरत में से कबूल नहीं। एक ही तरीका है इस मुल्क को इस बुरान से निकालने का, फ्री एंड फेयर। खान साहब ने क्या कहा आपने सुना। अभी जो मईशत के हवाले से मौजूदा हुकूमत के लिए जो मईशत है वो बड़ा इम्तिहान बन गई है। हुकूमत IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए कोशिशें कर रही है। जून में मुआहिदा तय पाने का भी इम्कान है। पेट्रोल की कीमतों में तारीखी इजाफा भी कर चुकी है ये हुकूमत। गो के पेट्रोल महंगा होने से डॉलर की कदर में कमी आई है और स्टॉक मार्केट में भी कुछ पॉजिटिव रुझान देखने में आ रहा है, लेकिन महंगाई का तूफान मजीद तेज हो गया है। अब बिजली रह गई थी पीछे जी, बस ज्यादा नहीं, कुछ तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाएंगे, मतलब ज्यादा नहीं है ये। खबरें आ रही है इस वाले से। और गैस के नर्ख भी कुछ ज्यादा नहीं होंगे, सिर्फ 50% बढ़ाए जाने की इतलात हैं। और महंगा पेट्रोल मजीद महंगा होने के हवाले से भी थोड़ा बहुत उन्होंने कहा है कि 30 रुपए बढ़ाया हो सकता है, आइंदा पता नहीं कितना बढ़ा दे। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी से मुतल्लिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब भी वो कहते हैं जी मुझे तो नहीं पता, क्या कहा उन्होंने, सुनाता आपको। क्या आइंदा पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी? तो मुझे ये नहीं पता है, मैं सच्ची बात बताऊं कि पहली को बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे सचमुच नहीं पता है। मैं सीरियसली वो अभी तक तो हमारे पास पहले इसका सिस्टम ये है कि ओगरा की समरी आती है, वो पेट्रोलियम जाती है, पेट्रोलियम से फाइनेंस जाती है, फाइनेंस के बाद वो प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाती है, तो बड़े स्टेप्स होते हैं। लेकिन अभी क्योंकि 26 को इतना पेट्रोल बढ़ाया है तो मुझे नहीं लगता कि इतना मुनासिब होगा कि 2-4 दिन में फिर से बढ़ा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से शायद नहीं बढ़ेगा, लेकिन मुझे इसके बारे में हतमी तौर पर नहीं पता है। बिजली की अभी तो कोई समरी नहीं है मेरे पास बिजली के प्राइस। और एक चीज़ इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, ये हुकूमत भी मौजूदा बहरान की जिम्मेदारी पिछली हुकूमत की तरह पिछली हुकूमत पर डाल रही है। मुसद्दिक मलिक साहब जो वजीर मुमलिकत हैं, सुनिए ज़रा क्या कहते हैं इस हवाले से। कोई फैसला तहरीरी नहीं मौजूद था, किसी काबीना की अप्रूवल नहीं मौजूद थी, किसी ECC की मीटिंग के अंदर जून तक ये सब्सिडी देने का अप्रूवल मौजूद नहीं था। तो हमने सोचा कि चलें, अप्रूवल नहीं तो फिर वजारत खजाना में चल के देखते हैं, खजाने के अंदर से कोई रकम मुख्तस की होगी, उठाई होगी और रखी होगी कि ये रकम जो हमने रख दी ये सब्सिडी देने के लिए। तो वहां पे भी जो कागज नजर आया वो खाली था। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट कहां है? वो MOU नॉन बाइंडिंग MOU कहां है जिसमें लिखा है कि हाँ रूस हमें ये सस्ता तेल देना चाहता है और हाँ हम ये सस्ता तेल लेना चाहते हैं, वो कहां है? जहर खाने के भी पैसे नहीं हुकूमत की मैंने कहा आप ऑफर करने जा रही है कि ये काम आप कर देती। अच्छा चलिए जी, सारी सूरत हाल पे हमारे साथ डॉक्टर खाकान नजीब साहब मौजूद हैं जो कि साबिक मुशीर भी हैं, वजारत खजाना के रहे हैं और माशी उमूर के माहिर हैं। उनसे ज़रा इस सारी सूरत हाल पे पूछते हैं कि क्या वो कोई हल बता सकते हैं। खाकान थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। गुड मॉर्निंग, आई होप आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। सूरत हाल कुछ बहुत अच्छी तो नहीं है, मुसलसल हम इस पर तज्जिए भी लेते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है हुकूमत को, आपके ख्याल में मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसे कुछ इक़दाम हो सकते हैं जो कि 10 जून तक बजट भी पेश किया जाना है जिससे आवाम को कुछ रिलीफ मिल सके? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेरी हैप्पी टू बी ऑन एक्सप्रेसो। सो एक तो ये कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। सो माय फादर इज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट, तो वो हमेशा कहा करते थे कि हार्ट डिजीज इज़ अ डिजीज ऑफ लाइफस्टाइल। सो आपने बहुत ही अच्छी बात। तो वो कहते थे कि इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो अपना लाइफस्टाइल सेडेटेड ना रखें, एक्सरसाइज करें। दूसरा अच्छा खाना खाएं, अच्छा खाना मतलब वेजिटेबल्स खाएं, यू नो ही ईट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड दाल ऑल द टाइम। और तीसरी बात जो वो कहा करते थे, वो कहा करते थे कि दुनिया की और जिंदगी की टेंशन कम से कम है। सो I'm really happy कि आपने इससे स्टार्ट किया। So with that positive note, देखिए दुनिया भर में और पाकिस्तान में भी इस वक्त लोगों को ना तकलीफ हो रही। असल मसला जो है वो ये है, और वो तकलीफ क्यों हो रही है? वो तकलीफ इसलिए हो रही है कि कोविड के बाद जब ये मईशत दुनिया भर की खुली तो उसमें एक डिमांड सी क्रिएट हुई और जो सप्लाई साइड है उसने मैच नहीं किया, और चूंकि वो नहीं किया तो तेल की कीमतें बढ़ गई और वो सारा पास थ्रू जो है वो पूरी दुनिया में। तेल कहीं $65-70 था, इस वक्त अभी मैं देख रहा था मार्केट से $122 पे चला गया। पाकिस्तान में इसके साथ साथ हमारी अजनास शॉर्ट हो गई। उन अजनास के शॉर्ट होने की वजह से हमें चीज़ें मंगवानी पड़ी। इस वक्त भी फॉर एग्जांपल आप हैरान होंगे कि हम वीट को एक्सपोर्ट किया करते थे, अब हम 3 से 5 मिलियन टन वीट इंपोर्ट करने की कोशिश करें। सो ऑब्वियसली जब आप इंपोर्ट करेंगे और साथ साथ आपकी मईशत की जो कमजोरी थी वो रिफ्लेक्टिव है। ये आप देखें कि आपका जो
रुपी है वो 200 रुपए तक चला गया, जो कि होना चाहिए कि बोथ साइड मूवमेंट हो रही हो, पर कमजोरी की वजह से चला गया। सो अवाम की हद तक तो असल मसला ये है, पर हुकूमत और पाकिस्तान की हद तक वसाइल इससे बहुत ज्यादा गहरे हैं। गहरे क्यों हैं? देखिए, हमारे पास सिर्फ 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स रह गए हैं। जस्ट आसानी के लिए, ये साल डेट पहले जो थे 16-18 अरब डॉलर होते थे। तो अगर आपका घर का जो वेल्थ है वो 16 लाख थी और आज 10 लाख रह गई है और आपने ये खर्चा कर दिया है, तो आप भी वरी करेंगे कि यार व्हाई हैज माय मनी गॉन डाउन। सो एक तो ये कलीदी मसला चल रहा है। फिर ये मसला चल रहा है कि चूंकि कीमतें बढ़ी और हुकूमतों ने पास ऑन नहीं की, तो ये जो पेट्रोल है ना जी, ये हर सूरत में बढ़ना है। कोई भी कुछ कह रहा हो, उसकी वजह बताता हूँ आपको। इस वक्त भी जो डीजल इंपोर्ट होके कॉस्ट कर रहा है और जो डीजल मार्केट में बिक रहा है, उस पर 56 रुपए का फर्क है। 56 रुपीज का सस्ता बिक रहा है। गवर्नमेंट डजंट हैव द रिसोर्सेज टू पे फॉर दिस, बिकॉज ऑब्वियसली आपको पता है कि हम तो मालियाती खसारे में ही रहते हैं, कि हम कमाते कम है और खर्च ज्यादा कर देते हैं। इसी तरह पेट्रोल पे भी 17 रुपए जो है, इट इज अंडर सेलिंग। सो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट गुड न्यूज। सो ये तो अभी तो हम बजट पे पहुंचे ही नहीं है, तो ये सारे मसाइल जो हैं कि हमारे सामने खड़े हैं। इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, यानी कि जो कीमतों का बढ़ना है वो भी बढ़ रहा है। अब हमें करना क्या है? देखिए, करना ये है हमें कि हमें एक तो हुकूमत के सामने ना सब चीजें वाजे हैं, उनको अब लोगों के सामने रखना है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है इस मसले से निकलने के लिए, कि हम कहाँ से पैसे लाएंगे। अगर चाइना से पैसे लाएंगे, हम IMF से कितने पैसे लाएंगे, हमें UAE से, सो दैट एक तकवीयत मिले लोगों को कि यार ये 10 अरब नहीं रहेंगे, ये 10 अरब डॉलर बढ़ के अगले आने वाले 3 से 6 माह में ये हो जाए। अच्छा, अगर लेट्स से जी प्लीज, हम ये रख देते हैं तो एक जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है ना, जिसमें ये रुपी गिर रहा है, उसको एक तकवीयत मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक ये तो हम जैसे कहते हैं ना कि इमरजेंसी एक अपने लिए एक निज़ाम जोड़ लेंगे, पैसे आ गए, हमें IMF दे देता है, वर्ल्ड बैंक दे देता है या एशियन डेवलपमेंट दे देता है, लेकिन उसके बाद व्हेन इट कम्स टू सस्टेनेबिलिटी, हम हमेशा एक बात करते हैं कि हम मार्केट के अंदर हमारी कंपैरेटिवनेस है ही नहीं। अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, अभी जैसे आपके आने से पहले हम बता रहे थे कि 8 रुपए फी यूनिट और हम बिजली की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, गैस महंगी करें, यही दोनों चीज़ें हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं हमारी किसी भी एक्सपोर्ट गुड की तैयारी में, और उसकी जो कॉस्ट कंपैरेटिवनेस है उसको हेल्प आउट करती हैं अगर ये कम हो, जैसे कि वियतनाम में, जैसे कि बांग्लादेश में या दीगर ममालिक में है। तो हमारी कोई ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी फिल वक्त हमें नज़र आती नहीं है, ऐसे इक़दाम नज़र आते नहीं है खाकान जो कि हमें हेल्प आउट करें कि हमारी एक्सपोर्ट्स बेहतर हो जाएँ या हमारी मैशत को थोड़ी सपोर्ट मिल जाए, अदर देन द रेमिटेंसेज जो हमें बाहर के पाकिस्तानी भेजते हैं। छोटी सी हमारी एक्सपोर्ट्स है और इतनी बड़ी हमारी इकोनॉमी है, तो इसका क्या हल इस हुकूमत के पास होना चाहिए? व्हाट आर द ऑप्शंस? तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखिए ना, इवेंचुअली तो हमें जिस तरह कहते हैं ना कि जैसे कोई अपने पाँव पे खड़ा होना है, और उसमें 4 चीजें हम आपके सामने रखते हैं ताकि नाजरीन को भी ये हो कि होप इज वेरी गुड, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो उम्मीद सुबह बहार है वो बहुत अच्छी है। इसमें मतलब मैं तो बहुत पाकिस्तान पे हमेशा बुलिश रहा हूँ, अब भी बुलिश हूँ। जिस दिन हम सही काम करेंगे जिनका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, बस इन सबसे पहले जो है ना, आपकी जो चूंकि 22 करोड़ की आबादी है और दुनिया भर में सप्लाई चेन्स, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है कोविड के बाद, वो ये कहता है कि आप अपनी अजनास और कॉटन, जिससे आपकी सारी इंडस्ट्री चलती है, वो तो खुद बनाना शुरू कर दें। तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी से मेरा क्या मतलब है? प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब है कि हम पर एकड़ अगर 1 बेल बनाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया 4 बेल्स बनाता है। तो अब आप खुद सोचें कि अगर आप अपनी ये जो पैदावारी सकत है उसको उसी जमीन से बेहतर कर देंगे बाय बेटर इनपुट्स, बेटर फर्टिलाइजर, बेटर सीड, सो आपकी ये पैदावार बेहतर होगी, तो आपको इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगी। इस साल भी आप 4 से 5 मिलियन बेल्स जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो लॉन्ग टर्म जो है ना जी, वो पाकिस्तान के लिहाज से हर सूरत में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ठीक, बिल्कुल ठीक। नंबर 2 पे हम ये चीज रखेंगे कि एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी बहुत महंगी हो गई है। आई मीन 27-28 रुपए का फी यूनिट, इसलिए कि हम ऑब्वियसली बिजली इंपोर्ट करते हैं, इन अ सेंस कि जब आप तेल, LNG, RFO, डीजल, अगर ये सब कुछ मंगवाएंगे और 50 से 60% बिजली इस पे बनाएंगे, तो आपको जो इंटरनेशनल प्राइस है उसके साथ चलना पड़ेगा। अब इसका भी हल मौजूद है, और हल वही है कि जब, जैसे हम कहते हैं क्यों 60-70 की दहाई में हमने बेहतर किया,
मंगला डैम बना, तरबेला डैम बना। सो हमें डैम बनाएंगे तो उससे पानी भी मिलेगा। सो डैम्स की कंस्ट्रक्शन, और दूसरी साइड जो है ना, देखें ये नहीं हो सकता कि सरकार जो है वो सारे ये जो हमारे लेस्को डिस्को सारे जो हैं आईएसको ये चलाए। सरकार जब भी कोई चीज चलाती है ना, उसमें डिसीजन मेकिंग का इतना फुकदान हो जाता है, बिकॉज आपको पता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी से, दूसरे ने तीसरे से चौथे से फाइल कल्चर, यस। सो अगर आप यही चीज प्राइवेट सेक्टर में करें तो आप देखें कि आपने एक्सप्रेस न्यूज में कोई डिसीजन लेना हो, आपने फैसला किया, आपके प्रोड्यूसर ने मुझे कॉल किया, मैं आपके पास हाजिर हो गया। सो यू नो थिंग्स आर वेरी सिंपल। अब यही अगर हमने किसी सरकारी इदारे में करना हो तो एक फाइल चलेगी कि क्या खाकान साहब ठीक है कि उनको बुलाना है कि नहीं बुला, यू नो। सो हमें इनको बेच देना है। इसकी मिसाल आम लोगों के लिए है कि अगर आप आज एमसीबी, एबीएल, किसी भी बैंक जाएं तो आप कहते हैं यार ये सहूलत तो अच्छी है। आप अगर फोन अपना मोबाइल लेने जाएं आप कहते हैं ये सहूलत तो अच्छी है। अब आप यही सोचें कि ये सारा सरकार के पास हो तो कितना मुश्किल में। सो कौम को ये समझना है कि इनको बेचने से चीजें बेहतर होंगी, खराब नहीं होंगी। सो एनर्जी एफिशिएंसी, और तीसरी जो चीज है ना जी, हमें अपनी आदत भी बदलनी पड़ेगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एज अ नेशन अपने एटीट्यूड्स बदलने पड़ेंगे। देखिए ना, बिल्कुल। अब मतलब हमें बिजली की अपनी जो खपत है उसको हम बहुत कम कर सकते हैं। आप सोलर घर में लगवाएं, आप एनर्जी एफिशिएंट इस्त्री यूज करें, आप एनर्जी एफिशिएंट पंखे यूज करें, आप इन्वर्टर एसी यूज करें। ये हमें वो अपनी आदत, और फिर यही है जैसे हमारे कायद हमेशा मेरे बुजुर्ग बताते, कमरे से जाते थे तो बिजली की लाइट बंद करके जाते थे। ये वाली प्रैक्टिसेस हमें खुद भी करने की जरूरत है। दूसरी जानिब अभी जो जून में बजट पेश करने जा रही है ये हुकूमत, आपने हमें सस्टेनेबिलिटी के हवाले से कुछ तो बताया, लेकिन स्टिल हुकूमत के लिए बजट को पेश करना इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जो आवाम है बेसिकली अभी जिस मुश्किल का शिकार है, महंगाई है या दीगर मामलात हैं, उसकी वजह से उनको भी थोड़े रिलीफ की एक्सपेक्टेशंस तो हैं इस हुकूमत से, क्योंकि जिस महीने के साथ ये लोग आए हैं। आपको लगता है कि जून में जो बजट पेश किया जाएगा उसमें कोई चांसेस है कि किसी ना किसी सूरत पब्लिक रिलीफ के लिए कोई ना कोई ऐसे पैकेजेस, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिससे पब्लिक को एक जो कह ले हौसला हो कि ये बजट उनका जो कह ले फ्रेंडली बजट है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस बजट पे ना पाकिस्तान की जो बका है ना वो डिपेंड करती है। एक तो उसकी वजह ये है कि ये ऐसा होना चाहिए कि आईएमएफ से वेल निगोशिएटेड हो, ताकि आईएमएफ का प्रोग्राम जो है ना वो रवां हो जाए। जो 7वां रिव्यू पिछले फरवरी से रुका हुआ है, दैट शुड कम थ्रू, सो दैट हमें वो पैसे आ जाएं और लोग भी ये समझेंगे यार ये आईएमएफ हो गया है तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो सरकार है वो एक राइट ट्रैक पे है। पहली चीज तो ये होनी चाहिए। दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि इसमें ना हमें टारगेटेड सब्सिडी पे चले जाना चाहिए, ताकि ये जो सोशल सेक्टर है पाकिस्तान की जो एक सक्सेस स्टोरी है, जिसको मैं बहुत ही जगह प्रोजेक्ट करता हूँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी, वो है पाकिस्तान का इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। और इसकी सक्सेस स्टोरी दोस्तों इसलिए है कि ये शुरू हुआ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम से। पीपीपी के टाइम पे मैं उस टेबल पे मौजूद था जब हमने इसको शुरू किया। फिर आई अगली हुकूमत पीएमएलएन की, उन्होंने भी इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया। ये 30 अरब पे 2013 में टेकअप किया था, यानी कि 0 से 30 अरब तक डेवलप हुआ पीपल्स पार्टी के अंदर। फिर नेक्स्ट लीडरशिप आई, वो इसको 120 अरब पे ले गई, और फिर तीसरी पीटीआई की गवर्नमेंट आई, वो इसको 250 अरब पे ले आई। सो आई मीन दैट इज अ रियल सक्सेस। कोविड में भी जो हम लोगों तक पहुंच सके उसकी वजह ये थी कि हमने एक डेटा बना लिया था। लेकिन दुनिया तो अब ये है कि आपको मुझे जो है हमें तो सब्सिडी नहीं देनी, पर अगर हमारे यहाँ जो काम करने वाले हैं, अगर जो गाँव में रहते हैं लोग जो वल्नरेबल हैं उन तक, सो इसका बेस्ट जो है ना वो ये है कि मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर ट्यूबवेल, इन तक तो वो सब्सिडी पहुंच सके जिसमें डीजल और पेट्रोल हो। बिल्कुल सही। सोशल सेक्टर तक वो सब्सिडी पहुंच सके जिसमें हम ये टारगेट कर सकें, और ये बहुत बड़ा। सो गुड न्यूज ये है इसमें कि पाकिस्तान के पास 8 से 10 मिलियन हाउस होल्ड्स का डेटा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। टाइम हमारा खत्म हो गया। आप इतनी दिलचस्प है कि जी चाह रहा था कि आप करते रहें, लेकिन इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में जरूर आपके साथ दोबारा बैठेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आप सुन रहे थे खाकान नजीब को, जो कि इस हवाले से जिनकी एक्सपर्टीज है वो बता रहे थे कि क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशंस। अल्लाह करे हम इस मुश्किल से निकलें। एंड एज ही सेड के रे ऑफ होप मौजूद है, उम्मीद मौजूद है, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद
बैक टू एक्सप्रेसो। अब कुछ बात करेंगे दुआ जहरा और निम्रा काज़मी बाजियाबी केस के हवाले से। तो कराची से लापता होने वाली दुआ जहरा और निम्रा काज़मी को बाजियाब करा के गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट में पेश किया जाने का हुक्म दिया गया था। ताहम पुलिस ने निम्रा काज़मी को शौहर समेत अदालत में पेश कर दिया है, लेकिन सिंध पुलिस ताहाल दुआ जहरा को बाजियाब कराने में फिलहाल नाकाम है और गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा की जो अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए IG सिंध कामरान फिल से चार्ज वापस लेने का हुक्म दे दिया है। पुलिस हुकाम ने अदालत को बताया कि दुआ की बाजियाबी के लिए DIG और SSP हज़ारा जो अभी तक ताउन नहीं कर रहे उनके साथ, और उसके साथ साथ जो उनकी कॉपरेशन है जिसकी वजह से अभी तक दुआ को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। इसी सारी सूरत हाल पर भी हम बात जी बिल्कुल। हमारे साथ नासिर भट्ट मौजूद है। नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद, कराची से उनसे हम बात करते हैं और ताज़ा तरीन अपडेट लेते हैं। नासिर, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि ये क्या कॉम्प्लिकेशन है और पुलिस ने जो एक्सक्यूज कोर्ट के सामने रखा है, क्या कोर्ट ने उसको मान लिया दुआ के केस में? देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वो जो एक्सक्यूज़ है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो तो मुस्तरद कर दी जो रिपोर्ट थी पुलिस की, और जो भी उसमें बताया गया था दुआ जहरा के हवाले से कि सबसे पहले जब भी पुलिस वहाँ पहुँचती है और जब पहुँचती है तो 20 मिनट पहले या 1 घंटे पहले दुआ जहरा वहाँ से चली जाती है, जिसमें इस बात का इंकशाफ भी सामने ज़ाहिर हुआ कि वहाँ की पुलिस या यहाँ की पुलिस, वहाँ के वकला उनको सपोर्ट कर रहे हैं या पुलिस सपोर्ट कर रही है। इस बात का तयन भी किया जाए कि ऐसा मुमकिन कैसे हो सकता है कि पुलिस रेड करने जा रही हो और पहले से इतलात मौजूद हो उनके पास और वो घर खाली कर दें। जहाँ तक बात है कि सपोर्ट नहीं किया जा रहा दूसरे सूबे की तरफ से, तो प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध जो सलमान तालिबुद्दीन थे उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि दूसरे सूबे के जो पुलिस हुकाम है उनको कहा जाए, लेकिन अदालत ने इस बात से वाज़ेह इनकार किया कि सूबा दूसरा है, वो कैसे उनको कह सकते हैं। लिहाजा वजारत दाखिला को कहा जाए कि वजारत दाखिला जो है इसमें उनकी मदद करे। अच्छा, जब बात इसमें आई कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी वाज़ेह हुई जिस पे प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि आप चैम्बर में, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बात ऐसी है जिसमें उन्होंने जब ये बातें बताई कि जब हम जाते हैं रेड के लिए पहले से वहाँ से हो जाते हैं, जब पता होता है कि यहाँ इतलात मौजूद हुई थी कि यहाँ मौजूद है दुआ जहरा, लेकिन जब हम जाते हैं वो गायब हो जाती है। तो जिस पर अदालत ने कहा कि ताकतवर गायब हो जाते हैं, कौन सपोर्ट कर रहा है उनको, हमारी चीज़ें, हमारे जो दीगर इदारे कानून नाफिज करने वाले इदारे वो अब तक बाजियाब नहीं करा सके। और जब उन्होंने ये कहा कि हम IG सिंध के खिलाफ जो है वो शोकास नोटिस जारी करेंगे, कार्रवाई करेंगे, तो उस पर भी इस्तदा की सलमान तालिबुद्दीन की जानिब से कि मेरी सदा है कि हमें वक्त दिया जाए, तो जुम्मे तक का वक्त दिया। लेकिन जब रिटर्न ऑर्डर हमने देखा तो रिटर्न ऑर्डर में वाज़ेह तौर पे था कि चार्ज जो है वापस ले लिया जाए। अच्छा, तो अभी इसके बाद फिर पुलिस की ताज़ा तरीन हिकमत अमली अगर आपके इल्म में हो या आपकी बात हुई हो किसी पुलिस ऑफिशियल से, वो भी हमें बता दें नासिर। और उसके साथ साथ ये बात तो हमें काफ़ी हद तक वाज़ेह नज़र आती है कि इनकॉम्पिटेंस है पुलिस की। मतलब एक बच्ची है या एक सिविलियन लड़की है जिसको बाजियाब करवाना है, जिसके बारे में ये भी मालूम है कि किस इलाके में है, कोई ऐसा प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है जिसको ढूंढना, उसके बावजूद अगर पुलिस उसे नहीं ढूंढ पा रही तो ये इनकॉम्पिटेंस तो है बहरहाल। देखिए, बिल्कुल पुलिस इसमें नाकाम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पुलिस काविशें भी कर रही है, कोशिशें भी कर रही है। लेकिन जैसे कि बताया गया ना कि प्रोसिक्यूटर जनरल ने एक बात वाज़ेह की कि पुलिस के लोग मिले हो सकते हैं, चाहे वो पंजाब, तो जिस पर अदालत ने कहा कि सिंध पुलिस के लोग भी तो मिले हो सकते हैं कि जब वो बच्ची यहाँ से गई कैसे। नंबर 1, अगर गई थी तो वहाँ जाके उसने फ़ौरन शादी कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल का ये कहना था कि उसकी जब वहाँ शादी हो गई तो वहाँ तो ये रूल है पंजाब में, सिंध में अलबत्ता ये रूल नहीं है कि 18 साल से कम उम्र की शादी हो सके। अच्छा, निम्रा की बात करें, जैसे निम्रा कल अदालत में पेश हुई तो निम्रा ने पेश होते ही ये बात बोली कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है। तो जिस पर जज साहब ने बहुत ही प्यार से उससे ये पूछा कि बेटा आप कौन से क्लास में हो, तो उसका ये कहना था कि मैं मैट्रिक में हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपकी मैट्रिक में आप अगर हैं तो सिर्फ ये बता दें कि क्या इस सारे मामले के बाद अब क्या वजारत दाखिला को लिखा जा रहा है, क्योंकि वजारत दाखिला अगर इंटरवीन करे तो फिर ही पंजाब के अंदर पुलिस के ऊपर असर डाला जा सकता है कोऑपरेशन के लिए, तो क्या वजारत दाखिला को लिख रही है सिंध पुलिस या हुकूमत सिंध? देखिए, हुकूमत ने लिखा हुआ है, पुलिस की जानिब से ये गया हुआ है, वहाँ के लोग मौजूद हैं, यहाँ से 4 टीमें गई हुई हैं और मेरी इत्तलात के मुताबिक जो मेरे ज़राए हैं उनका ये कहना है कि आज बाज़ियाब करा लिया जाएगा। लेकिन वल्लाह आलम इसमें कितनी सदाकत है नहीं है, क्योंकि ज़राए हैं। जुम्मे का टाइम है, अब जुम्मे को उसको पेश करना है।
सही है, ठीक हो गया। नासिर भाई बहुत शुक्रिया कि आप इस समय अपडेट कर रहे थे। दुआ ज़हरा केस के हवाले से जो भी अपडेट्स हैं हम आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी हमें आपके साथ एक अच्छी खबर वीडियो गेमिंग के हवाले से। अरसलान ऐश को आप जानते हैं, इस बीन ट्वाइस इन आवर शो एक्सप्रेसो। अमरीकी रियासत नवाडा से आपको ये खबर देते हैं, जहाँ पे वेगस के अंदर वीडियो गेमिंग टूर्नामेंट में टेकन 7 का मुकाबला हुआ और ये मुकाबला वंस अगेन नन अदर देन लाहौर के अरसलान ऐश ने जीत लिया है। टूर्नामेंट में 3000 खिलाड़ी शरीक हुए। अरसलान ऐश जो कि पहले भी दीगर ममालिक के अंदर कामयाबियां समेट चुके हैं, उन्होंने कोरियन, जापानीज, यूरोपियन और शिमाली अमेरिका के मुख्तलिफ जो खिलाड़ी हैं उनको शिकस्त दी है। कमेंटेटर ने एक बार फिर वही अल्फाज दोहराए कि आज की कहानी यह है कि अरसलान को टेकन के अंदर कोई नहीं हरा सकता। ही इज डेफिनेटली अ चैंपियन। और जिस तरह से उन्होंने इस पे आप जो कह लें अपनी तमाम तर सिचुएशन में तमाम तर चीज़ों को चैलेंजेस के बावजूद ये आगे गए और इन्होंने दुनिया भर में इस टेकन 7 इस वीडियो गेमिंग के हवाले से जब भी जीते हैं हमने कोशिश की है अरसलान को भी एक्सप्रेसो पे बुला ले, उनसे बात करें, और 2 बार तो आ चुके हैं, तीसरी बार ये तो जीत कर आ रहे हैं। अब हम और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इनका ताल्लुक लाहौर के इलाके दरोगा वाला से है, कि बुनियादी सा इलाका है जिसमें जिन्होंने ये गेम बनाई है वो टेलिंग मी वो नहीं जीत पा रहे, तो सोचिए अरसलान क्या चीज होगी। जापानीज एंड कोरियंस एंड अमेरिकन्स आर परेशान कि ये लाहौरी मुंडा कहां से आ गया जो हमें टेकन नहीं जीतने दे रहा। सोचिए अरसलान को लाहौरी कोई हरा सकता हो। आई बिलीव कि कोई लाहौर से ही आया या मे बी कोई पाकिस्तान के किसी शहर से कोई आए, अदरवाइज मुश्किल लगता है। लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं हैं और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हुकूमत पाकिस्तान को इस गेमिंग इंडस्ट्री की जानिब जरूर तवज्जो देनी चाहिए। जो साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब, उन्होंने कुछ इस पे फोकस किया था। वो चाह रहे थे इस मौजूदा जो सेटअप है इसके अंदर भी ये चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दें, क्योंकि बड़ा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर। अरसलान के लिए वंस अगेन क्लैप और ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान के नामवर गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी साहब की बात कर लेते हैं, द लेजेंड, जिनकी आज 23वीं बरसी मनाई जा रही है। हुसैन भट्टी 12 जनवरी 1928 को गुजरात में पैदा हुए। इनायत हुसैन भट्टी साहब ने MAO कॉलेज में दौरान तालीम मुख्तलिफ स्टेज ड्रामास किए और पहली बार अपनी फ़नी सलाहियतों का मुजाहरा किया। उन्होंने मास्टर न्याज हुसैन शामी से मौसीकी में महारत हासिल की। इनायत हुसैन भट्टी ने पंजाबी फिल्म फेरे से शोबिस की दुनिया में एंट्री दी। हिदायतकार नज़ीर ने 1955 में उन्हें फिल्म हीर के मरकजी किरदार के लिए मुंतखब किया। सदा ना मापे हुस्न जवानी, सदा ना बाग बहारा, खूबसूरत लाइंस। इनायत हुसैन भट्टी साहब को हम याद कर रहे थे, अल्लाह उन्हें बड़ी खैर रहमत करे। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दूसरे हाफ में आपको ज्वाइन करते हैं। बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं। शो का दूसरा हिस्सा है। 10 बजे के बाद आपको पता है हमारे पास बहुत सारे सेगमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी गुफ्तगू भी हम आपके साथ करते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है मेरा पाकिस्तान का, जिसमें हम आपको सिंध की जो तहजीब है जो कि कई हजार साल पुरानी है उसके ऊपर कुछ रिसर्च भी है। अब दिखाते हैं आज का मेरा पाकिस्तान आपको। ट्रेड एविडेंसेस मिलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया के साथ। वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे। इनके यहाँ तक बेंगल्स नज़र आ रहे हैं। अगर इसकी लैंग्वेज अभी पता चल जाती है, हो सकता है कि इसकी हिस्ट्री चेंज हो जाए। ये ऑलमोस्ट मैच्योर फेज से मिलता है हमें। 2600 कंचे हैं, ये लट्टू हैं। डिक्लाइन की वजह क्या थी? आर्यन इन्वेजन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एशिया की सबसे पुरानी तहजीब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। माना जाता है कि पाकिस्तानी खित्ते में दरियाफ्त होने वाली ये तहजीब अहराम मिस्र के वजूद में आने से भी पहले की तहजीब है। इस तहजीब ने दुनिया को क्या कुछ दिया। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इफ़कत, जिनसे हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा, मुझे ये बताएं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तहजीब है, इसको इंडस के साथ जो है वो क्यों मुंसलिक किया जाता है? बेसिकली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की तहजीब है, इस जो में ज़्यादातर साइट्स मिली हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो डिस्कवरी के बाद मिली हैं, वो इंडस रिवर पे मिली हैं। अच्छा। तो इसी बेस पे जो इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसका जो अगर टाइम पीरियड हम देखें तो ये हमें कब से कब तक मिलती है? अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो हमारे पास जो हिस्टोरियन हैं या आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो इसकी पीरियडाइजेशन कर दी है टाइम के हवाले से। तो हमारे पास 4 फेजेज आते हैं। जो हमारे पास प्री फेज है वो 3300 BC तक एंड होता है। अच्छा। जी।
3300 से 100 से लेकर 2600 BCE तक हमारे पास अर्ली फेज आता है। फिर मेच्योर फेज जो हमारे पास 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक आता है। ये वो पीरियड है जिसको इंडस सिविलाइजेशन की पीक कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन अपनी पीक पे थी। जी बिल्कुल। और इसके बाद हमारे पास लेट हड़प्पन पीरियड आता है जिसमें 1900 BCE तक 1300 BCE जिसमें डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये कौन कौन से इलाकों में पाई जाती थी? अगर ज्योग्राफिकल देखा जाए तो इसकी लोकेशन पाकिस्तान के अंदर पंजाब में आपको मिलती है, सिंध में मिलती है, बलोचिस्तान में मिलती है, इंडिया में जो है वो राखीगढ़ी में है, धोलावीरा, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश, इवन अफगानिस्तान के अंदर भी एक इसकी साइड से वो मिले हैं, शोरतोगई। ठीक है, तो क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के पैरेलल कोई और तहजीबें भी थीं उस टाइम वजूद में? जी बिल्कुल। मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए तो जिसके हमें जो ट्रेड एविडेंसेस मिलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के मेसोपोटामिया के साथ, उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी। क्या उस दौर की जो तहजीबें थी उनके आपस में ताल्लुकात थे, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे? सिविलाइजेशन के आपस में ट्रेड कॉन्टेक्ट्स थे जिनके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। अच्छा मैम, वादी सिंध के जो लोग थे उनका रहन सहन कैसा था? वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे? मुख्तलिफ जो साइट्स हैं आर्कियोलॉजिकल जिनकी खुदाई की गई है उससे अंदाज़ा होता है कि जो है उनके लाइक वीट, पार्ले, कुछ इवन जो लोथल साइट है वहाँ से राइसिस के भी एविडेंसेस मिले हैं। और वो लोग जो थे उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल थे। इवन विमेन के बारे में कैसे फैशन करते थे? अगर फैशन की बात की जाए तो ये जो हमें कुछ वहाँ से चीज़ें मिली एक्सकवेशन में, आप देख सकते हैं कि ये बैंगल्स हैं। और उस वक्त की वुमेन जो हैं, इवन कुछ जो सोर्सेज हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो लिपस्टिक भी यूज़ करती थी फीमेल उस दौर में। लिपस्टिक भी आ चुकी थी, मतलब वो पेंट वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें भी थी, तो वो इस तरह का भी मटेरियल कुछ के बेस पे कहा जाता है। और ये स्टोन बीड्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं आपको। और अगर आप देखें ये डांसिंग गर्ल का एक हमारे पास ये फिगर है और इसमें आप देख लें तो यहाँ इनके यहाँ तक बैंगल्स नज़र आ रहे हैं। और आप अगर इसको आज के दौर में भी देखें राजस्थान में तो फीमेल ने पहनी होती है चूड़ियाँ, यहाँ तक पहनी होती हैं। यस, तो वो एक कंटिन्यूटी है, यानी उसके साथ अभी तक पाए जाते हैं। अगर हम इनके आर्किटेक्चर की बात करें तो कैसा इनका आर्किटेक्चर था? अगर बात की जाए आर्किटेक्चर का तो जहाँ पे हमें उनका जब जो सिस्टम मिलता है, मतलब किस तरह के उनके हाउसेस थे, टाउन प्लानिंग कैसी थी। अच्छा, टाउन प्लानिंग भी तब की स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल। और इसी वजह से तो वो उसको एक सिविलाइजेशन कहा जाता है। और अच्छा, कोई मखसूस स्टाइल भी था उन लोगों का आर्किटेक्ट बनाने का? और जी वो खास किस्म का एक जो उनका ब्रिक सिस्टम था वो जो यूज़ करते थे। जब हम इंडस सिविलाइजेशन में एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की बात करते हैं या क्लास सिस्टम की बात करते हैं तो इसी बेस पे हम करते हैं कि जो उनका क्लास सिस्टम था, लाइक लीड क्लास जो थी वो जो है फोर्टिफाइड सिटीज़ में या जिनके बड़े बड़े घर में मिलते हैं तो वहाँ पे रह रहे थे। और जो कॉमन पीपल थे वो जो छोटे घर में मिल रहे होते हैं तो वो हो सकता है कि वो वहाँ पे रह रहे हों। इन लोगों से रिलेटेड जो लिखाई मिली है उसके बारे में मुझे बताएं कि क्या ज़बान ये लोग बोलते थे? जी बिल्कुल। और इस पर स्कॉलर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। इवन आस्को परपोला बहुत फेमस है, आपने भी उनका नाम सुना होगा। तो वो भी काफ़ी हद तक, लेकिन अभी तक डिसाइफर नहीं, अभी तक पता नहीं चला। तो जितनी भी हम बात करते हैं इंडस सिविलाइजेशन की, लाइक उनके मटेरियल की बेस पे करते हैं कि उनकी सोसाइटी कैसे थी, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे था, उनका रिलीजन कैसे था। और ये भी कहा जाता है कि अगर इसकी लैंग्वेज अभी पता चल जाती है तो ये पूरी पिक्चर चेंज हो सकती है। जितनी हम इसके बारे में बातें कर रहे हैं साउथ एशिया के अंदर, तो ये एक पूरी मतलब हो सकता है कि इसकी हिस्ट्री चेंज हो जाए। अच्छा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये किस मजहब को फॉलो करते थे? उनकी लैंग्वेज का तो हमें पता नहीं है, तो इसी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि उनका कोई खास स्पेसिफिक रिलीजन था। अगर हम उनका आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमें ग्रेट बाथ मिलता है मोहनजोदाड़ो से, तो जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि ये वो रिचुअल पर्पस के लिए यूज़ किया जा सकता था। वहाँ पे जो फीमेल गॉडेस हैं उनके भी हमें कुछ फिगर्स मिले हैं। हो सकता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो फीमेल को बॉस द वर्शिप या अर्थ को एज अ फीमेल भी वो लेते हों। इसके अलावा जो है वहाँ पे हमें कुछ ऐसे लाइक सील्स भी मिले हैं जिसमें यूनिकॉर्न बना हुआ है और वो भी एक एनिमल का फिगर है। तो इसके बारे में भी ये कहा जा सकता है कि हो सकता है कि वो लोग जो हैं इनकी वर्शिप करते हों। मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग बिल्कुल, प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की आती है। और हमें कुछ एमुलेट्स भी मिले हैं, तावीज़ वगैरह, तो उसकी बात बेस पे कहा जाता है कि वो हो सकता है कि वो लोग कुछ इवल इस तरह की फोर्सेस पे भी उनका बिलीफ हो। क्या इस तहजीब के जो रहने वाले थे वो जंगजू थे? नेचर कैसी थी उन लोगों की? हमें कोई ऐसा जंगजू का तो एविडेंस नहीं मिला। वो लोग जो थे वो ट्रेड और इस तरह डेवलपमेंट की तरफ उनका ज़्यादा फोकस था। जी बिल्कुल। तो ट्रेड क्या करते थे? ट्रेड उनके मुख्तलिफ फूड की भी हो सकती थी और ये बीड्स वगैरह की भी थी। एग्रीकल्चर पे ये बहुत ज़्यादा ये लोग इनका फोकस था।
टेराकोटा फिगर्स मिलते हैं, कुछ हमें सील्स मिलते हैं, मुख्तलिफ किस्म के गोल्ड के मिलते हैं, सिल्वर के मिलते हैं। अच्छा मैम, अगर हम पोट्री की बात करें, जैसे यहाँ पे भी कुछ बर्तन मौजूद हैं, तो क्या इनके ऊपर डिज़ाइनिंग जो है ये उस दौर से स्टार्ट हो चुकी थी? जी बिल्कुल, उस दौर से ये स्टार्ट हो चुकी थी। जिस तरह आप ये देख सकती हैं हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसी दौर का है, तो ये स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, कितना पुराना है? ये ऑलमोस्ट मैच्योर फेज से मिलता है हमें 2600 BC तक। जी। अच्छा मैम, अब अगर हम इनकी हॉबीज़ की बात करें तो फारिग वक्त में ये लोग क्या करते थे? कौन सी गेम्स थी जो ये लोग खेलते थे? जो खुदाई हुई है और खुदाई के बेस पे जो हमें कुछ कल्चर या मटेरियल मिला है, तो इसकी बेस पे ये कहा जाता है कि अपने फारिग वक्त में मुख्तलिफ गेम्स खेलते थे। जैसा आप देख सकते हैं कि ये कंचे हैं, और अगर इनको गाँव में देखा जाए तो आपने भी देखा होगा, मैंने बिल्कुल बच्चे खेल रहे होते हैं। और इसके अलावा भी जी बिल्कुल, ये देख लें आप, ये लट्टू हैं, अभी भी मैंने कुछ गांव में ये लोग बच्चे खेल रहे होते हैं। जी, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई आजकल तो बच्चे मोबाइल के साथ ज़्यादा लगे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बच्चे भी ये खेल रहे होते हैं। और ये पिट्ठू गरम है, ये भी आपको गांव में नजर आ रहा, मतलब आया। अच्छा, ये तीनों वो गेम्स हैं जो आज भी मौजूद हैं और आज भी लोग खेलते हैं और उसी तरह एंजॉय भी करते हैं। बिल्कुल, जो ट्रेडिशंस हैं या कुछ जो कल्चर है वो स्टिल कंटिन्यू है। मैम मुझे ये बताएं कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसकी तारीख में क्या अहमियत है और दुनिया को इसने क्या दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती थी। यहाँ पे मैं एक बात हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब यहाँ पे ब्रिटिश आते हैं तो जब उन्होंने यहाँ का कल्चर, यहाँ की चीज़ों को देखना स्टार्ट किया, वो अपने आप को सिविलाइज्ड कहते थे। जब ये सिविलाइजेशन डिस्कवर होती है, इंडस हो जाती है या गंधारा हो जाती है, तो उसने पूरी पिक्चर चेंज कर दी कि ईस्ट उस वक्त भी सिविलाइज था जब दुनिया के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो इतना सिविलाइज नहीं पाया जाता। हमारे पास टाउन प्लानिंग है, आर्ट है, आर्किटेक्चर है, आर्टिफैक्ट्स है, मुख्तलिफ मटेरियल है, तो उसकी बेस पे इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसके डिक्लाइन की क्या क्या वजूहात थी? हाँ, इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन की अगर बात की जाए तो हमारे पास कोई स्पेसिफिक इसका आंसर नहीं है। इसके बारे में डिफरेंट थेरीज हैं। जो एक फेमस थेरी है वो हमारे पास है आर्यन इन्वेजन, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा जो बात की रिसर्चेज हैं, जो स्कॉलर्स हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने डिनाई किया है। सेकेंड थेरी है वो बहुत फेमस है, क्लाइमेट थेरी है, और क्लाइमेट को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। जी। थर्ड थेरी वो ये बताई जाती है कि यहाँ पे जो है वो इसका जो ट्रेड थी मेसोपोटामिया के साथ, जब इसका फेज डिक्लाइन स्टार्ट होता है तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था मेसोपोटामिया का वो वीक होना स्टार्ट हो जाता है और इसकी ट्रेड वहाँ पे रुक जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। नाजरीन, ये था हमारा आज का सेगमेंट जिसमें हमने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि वो लोग कितने मुनज़्ज़म थे और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज की इस दुनिया में भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका वजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं, सेगमेंट्स का सिलसिला जारी है और अब बारी है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स। बिल्कुल जी, और अब आपको बताएंगे अगर आप परेशान हैं तो कौन से ऐसे 5 सवालात हैं वो आप करें अपने आप से अगर आप परेशान हैं। माइंड मैटर्स में जरा देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। रमज़ान अली जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एक्सपर्ट हैं हिप्नोसिस के हवाले से, और उनके साथ हमने एक सेगमेंट भी किया था हिप्नोसिस के हवाले से जिसमें उन्होंने बताया था बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो थी वो दूर की थी। आज उनके साथ एक और मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और वो है सोच जो है उसका क्या किरदार है इंसानी ज़िंदगी में। वैसे बहुत किरदार ही सारा सोच का है। सोच से जो है वो ज़िंदगी मुस्बत हो जाती है, सोच से ज़िंदगी मनफी हो जाती है और उसकी इस तरह की आउटकम्स होते हैं। रमज़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सोच जो है वो हमारी ज़िंदगियों में कितना अहम किरदार अदा करती है? सर, मैं तो ये कहूंगा कि सोच बनाए जिंदगी। इंसान की जो पूरी जिंदगी है वो उसकी सोच पर ही डिपेंडेंट है। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोच बनती कैसे है? जब पूरी जिंदगी सोच पर है तो सोच बनती कैसे है? खुदावंद ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस दिए जिसको हम हवासे खमसा कहते हैं, यानी देखना, सुनना, चखना, महसूस करना और सूंघना। इंसान जब भी अपनी जिंदगी में किसी भी वाकये से गुजरता है तो ये वाकये उसके इस 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं। कुछ वाकयात को वो देखकर अपने जहन के अंदर उतारता है, कुछ चीजों को सुनकर, कुछ चीजों को महसूस करके और कुछ चीजों को टेस्ट करके वगैरह। जब वो इवेंट इंसान के 5 सेंसेस से प्रोसेस होते हैं तो वो उसके जहन में बराह रास्त नहीं जाते, बल्कि उस सोच को इंसान तख्लीक करने से पहले 3 तरह के फिल्टर लगाता है।
जिसमें पहले फिल्टर को हम कहते हैं डिलीशन, यानी मिसाल के तौर पर आप अपने घर से इस स्टूडियो में तशरीफ लाए, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपको याद है कि आपने रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी या रास्ते में कितनी बिल्डिंग या कितने इंसान देखे? क्या आपको सर ये याद है? जी यकीनन वो बिल्कुल कोई ऐसा कोई वाकया या कोई गाड़ी किसी के साथ कोई टक्कर हुई हो या किसी भी नजर पड़ गई हो तो अलग बात है, बट अदरवाइज वो जो एक ह्यूज डाटा है वो तो थैलेमस जो है वो आउट कर देता है, वो डिलीट हो गया। ठीक है, अब ये इंसान का डिलीशन का प्रोसेस इतना जबरदस्त दिया है अल्लाह ताला ने कि वो गैर जरूरी चीजों को अपने ज़हन से डिलीट कर सकता है बड़ी आसानी से। मगर होता क्या है कि इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। कैसे? मिसाल के तौर पे किसी के बॉस ने अगर उससे कुछ नाजेबा जुमले कह दिए जो उसको पसंद नहीं आए, या रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड ने वाइफ से कुछ कह दिया या वाइफ ने हस्बैंड से कुछ कह दिया, तो अब होगा क्या कि उस अपने स्पाउसेस के साथ या अपने बॉसेस के साथ जो बहुत तवील अरसे की उसके रिलेशनशिप है, इंसान उसको डिलीट कर देता है, और जो अननेसेसरी बात जो आज उसके बॉस ने या उसके स्पाउस ने कही वो अपने जहन के अंदर डाल देता है, और यही चीज उसके लिए बीमारी का बाइस बनती है, यही चीज उसके लिए स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का बाइस बनती है। अच्छा, इसमें एक चीज में मुझे ये बताइएगा कि जो सोच के हवाले से जिस तरह आप बात कर रहे हैं, अगर आपकी जो परवरिश है वो बहुत ही अकली पैमानों पे, अकली हवालों से हुई है और आप एक अच्छी फिक्री सोच रखने वाले आदमी हैं, तो यकीनन आप बायसेस का शिकार नहीं होंगे। अगर आप बायसेस का शिकार नहीं होते तो आप नेगेटिविटी का जरा कम शिकार होते हैं। मसलन एक तो नेगेटिविटी बायस है, दूसरा एक जो बहुत ही मशहूर बायस है मिसाल के तौर पे कंफर्मेशन बायस है। तो अगर आपके साथ एक इवेंट जो है, मैं ऑफिस से घर आता हूँ या घर से ऑफिस आता हूँ, तो ये रोजाना की बात है, लेकिन 500 के बाद अगर एक दफा मेरे टायर पंचर हो जाता है गाड़ी का और मैं कहूँ कि मेरी तो जिंदगी ही ऐसी है, तो इसमें मैं 500 को बिल्कुल वेट दे ही नहीं रहा, जबकि एक चीज को मैं अननेसेसरी बहुत ज्यादा वेट दे रहा हूं, तो मैं बेसिकली एक बायस्ड हूं टुवर्ड्स इवेंट्स और इन तमाम चीजों का। तो इसका मतलब है कि इसमें हमारी तालीम का भी बहुत अहम किरदार है कि अगर हम तालीम में तनकीदी फिक्र या तनकीदी शऊर उस बच्चे में उजागर करें तो वो बहुत हद तक उसकी सोच जो है वो बेहतर होगी। बिल्कुल, मैंने सर पिछले सेशन में आपसे जिक्र किया था कि इंसान का जो अनकॉन्शियस माइंड है वो रिपीटेटिव माइंड है, वो रिपीटेशन को बहुत ज्यादा लाइक करता है। अगर जिस इंसान की नर्चरिंग, उसकी परवरिश, उसके घराने के अंदर ज्यादातर चीजों को पॉजिटिविटी के साथ हुई है, तो इंसान इस तरह की जो इवेंट होता है उससे भी पॉजिटिविटी निकाल लेता है और अपनी जिंदगी के अंदर मजीद आने वाले प्रॉब्लम से बच सकता है। पहला सवाल यह है कि इंसान अगर कभी किसी मामले के अंदर स्टक हो जाता है तो वो पहला सवाल अपने आप से ये पूछे कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। जैसे इंसान ये पहला सवाल पूछता है तो उसका जहन कुदरती तौर पे इंसान लर्निंग को बहुत लाइक करता है। हर इंसान के अंदर लर्निंग का प्रोसेस बड़ा कुदरती है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आप गूगल पे लिखें कि व्हाई आई बिकम डिप्रेस्ड एवरी डे, कि मैं रोजाना डिप्रेस क्यों रहता हूं, तो गूगल मुझे क्या जवाब देगा? यकीनन वो मुझे 1000 वेबसाइट दे देगा जहां वो ये मुझे बताएगा कि मैं डिप्रेस क्यों रहता हूं। इसके अगेंस्ट अगर मैं गूगल में ये सवाल पूछूं कि मैं किस तरह रोजाना खुश रह सकता हूं, तो गूगल मुझे उस वक्त भी 1000 वेबसाइट्स बता के दे देगा। तो इंसान का जहन इतना खूबसूरत बनाया है अल्लाह ताला ने कि जो पूछता है उसके जवाब वो उसको हाजिर करके दे देता है। तो पहला सवाल ये है कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम इट। दूसरा सवाल ये है कि क्या चीज अभी तक इस प्रॉब्लम के अंदर मुस्तकिल है। बहैसियत मुसलमान हमारा तो ये मानना है कि सिर्फ अल्लाह की जात ही मुस्तकिल है, अल्लाह की जात ही कामिल है, बाकी इस दुनिया में और कोई चीज परमानेंट नहीं है। मिसाल के तौर पे जब पैंडेमिक आया तो इंसान ने बड़ा हावी कर लिया, तो उस वक्त अगर हम ये सवाल अपने आप से पूछे कि क्या चीज ऐसी जो अभी मुस्तकिल है, तो हमें फौरन जवाब मिलता है कि दुनिया में कोई चीज मुस्तकिल नहीं है। ये प्रॉब्लम आया है, टेम्पररी हो सकता है, इससे मुझे लेसन लर्न करके फौरी तौर पर आगे बढ़ना। ठीक है। तीसरा सवाल यह है कि हाउ कैन आई ओवरकम दिस सिचुएशन। अगर किसी के साथ कोई नेगेटिविटी आ गई है, कोई इशू चैलेंज आ गया, तो तीसरा सवाल वो अपने आप से ये पूछे कि मेरे पास ऐसे कौन से रिसोर्सेज हैं कि जिसको मैं अप्लाई करके इस सिचुएशन से आगे बढ़ सकता हूं। या अगर सेहत का कोई मसला है तो मुझे अपनी सेहत के इस मसले को ओवरकम करने के लिए मुझे कौन कौन से लाए अमल इख्तियार करने पड़ेंगे। ठीक है। चौथा सवाल ये है कि What should I not do? मुझे और क्या नहीं करना चाहिए कि भाई मेरी अगर जॉब चली गई है या मुझे फायर कर दिया गया है या मेरी तबीयत बार बार खराब हो रही है, तो मैं ऐसा कौन सा अमल बार बार दोहरा रहा हूं जो पहले तो दुरुस्त था मगर अब दुरुस्त नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी सेहत खराब हो रही है, मेरी ज़हनी कैफियत खराब हो रही है। ठीक है। आखिरी सवाल ये है कि हाउ कैन आई क्रिएट अ जर्नी।
जो जिस इवेंट के अंदर मैं फंस गया हूं, अगर मैं समझूं कि मैं गोया किसी सैर पर निकला हुआ हूं, मैं एक जर्नी पर निकला हुआ हूं, जहां पर ये टेम्पररी तौर पर मेरे पास एक चैलेंज आ गया है, क्योंकि इंसान के जहन को सैर करना बड़ा अच्छा लगता है। तो जब अपने किसी स्टक स्टेट पे अगर वो ये समझ ले कि मैं किसी सैर पर निकला हूं, मिसाल के तौर पे अगर हम किसी लॉन्ग रूट पर चले जाते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि लॉन्ग रूट पर शायद सड़क बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, गड्ढे भी हो सकते हैं, जम भी हो सकते हैं, कच्ची सड़कें भी हो सकती है। तो ओवरऑल इंसान अपने इस पूरे स्टक स्टेट से इस 5 सवाल की बुनियाद पर बड़े आसानी से निकल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब। रमजान साहब ने बताया, कितना ज़बरदस्त तरीके से बताया कि किसी भी जगह पे आप फंसते हैं तो आपने 5 सवाल अपने आप से पूछने हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त थे कि आपने एक तो उससे लर्न क्या कर सकते हैं, और एक ज़बरदस्त चीज़ थी कि मुस्तकिल ही कोई भी चीज़ नहीं होती। फिर यह है कि हाउ टू ओवरकम, इस पर हमने किस तरीके से इस पर काबू पाना है। अच्छा, एक और चीज़ जो है नाज़रीन कराम, आखिर पे सिर्फ ये बताता जाऊँ कि सोच इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, आपकी पूरी ज़िंदगियों पे इसी तरह हावी रहती है कि सिर्फ एक लफ्ज़ की कुछ चेंज करने से, एक लफ्ज़ को तब्दील करने से पूरी की पूरी सिचुएशन तब्दील हो जाती है, आपकी बायोलॉजी तब्दील हो जाती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स इवन तब्दील हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और अगर आपके जहन में एक लफ्ज़ आ गया कि ये मेरे लिए चैलेंज है, तो आपकी पूरी बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। अगर आपके जहन में ये लफ्ज़ आ गया कि ये मेरे लिए थ्रेट है, तो आपकी टोटल बायोलॉजी चेंज हो जाएगी। माउंटेनियर्स बड़े पहाड़ 8000 क्यों सर करते हैं? क्योंकि उसको थ्रेट नहीं समझते, वो उसको चैलेंज समझते हैं। इसी तरह जो तालीम के हवाले से हमारे यहाँ थोड़ा सा फुकदान है कि तालीम में हम इंफॉर्मेशन या इस तरह की चीज़ों पे हमारा ज़्यादा ध्यान है, जबकि तालीम का बुनियादी तरीन मकसद जो है वो बच्चों को, इंसानों को तासुबात से, वहमों से और वसवसों से निकालना है, उनको अच्छी लाइफ स्किल्स देनी है। और ये रमज़ान अली साहब जो बात कर रहे थे वो लाइफ स्किल्स से मुतल्लिक है। अगर आपके किसी बच्चे को आप इब्तिदा में ये स्किल्स सिखा दें, उसको ये 5 सवाल अपने आप से पूछना सिखा दें, तो वो बहुत सारी जगहों पे जहाँ भी उसको ऐसी सिचुएशन आएगी, वो सिर्फ ये नहीं है कि उससे नुकसान नहीं उठाएगा, बल्कि उससे फ़ायदा उठाएगा लर्निंग की सूरत में। देखते रहिए माइंड मैटर। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। हम मुख्तलिफ एडवेंचर स्पोर्ट्स के हवाले से आपको बताते रहते हैं, इनफैक्ट मुख्तलिफ खेलों के बारे में बताते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स थोड़ा कम होता है। आज हमने कहा कि हम मोटर स्पोर्ट्स पे थोड़ी बात करते हैं। मैं तो आई थिंक इट कैन बी कॉल्ड एज एडवेंचर स्पोर्ट्स। शामदीद कहेंगे अदील, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। अदील, अपनी इस ड्रिफ्टिंग और कार, इस एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो ये ड्रिफ्टिंग वाला स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, इसके जो जर्नी है इसके हवाले से शेयर करें। कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको शौक हुआ और आप एक प्रोफेशनल ड्रिफ्टर बन गए? जैसे सारे आपको पता है बॉयज नॉर्मली जिनको गाड़ियों का शौक होता है वो हर वीकेंड पे ट्रैक पे जाते हैं, तो मैं भी उन्हीं में से एक था जो बचपन से इस चीज़ को फॉलो करता हुआ आ रहा था। तो जब मैं वहाँ पे जाता था तो मैं देखता था कुछ लोग आते थे जो डोनट्स जिसको आप कहते हैं, गोल गाड़ी घूमती है और कार से स्मोक आता है, तो पब्लिक जो है उसको बहुत एंजॉय करती है। तो स्पेक्टेटर्स को इतना पसंद आता है कि वहाँ पे अगर कोई कर रहा होता था तो वहाँ पे बहुत लोग लाइक हंड्रेड्स की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो मुझे भी शौक चढ़ा कि यार मैं भी ये चीज़ सीखता हूँ, तो मैंने लोकली यहाँ सीखने की कोशिश की। फिर मैंने इंटरनेट पे रिसर्च की, तो मुझे सबसे करीब तरीन जो एकेडमी मिली वो प्रो ड्रिफ्ट एकेडमी थी यूएई उमुल कोइन में। अच्छा। तो मैंने वो ज्वाइन की। वहाँ से जाके मैंने प्रोफेशनली, उनके 10 लेवल थे जिसमें से 6 लेवल मैंने अचीव किए विद इन 3 और 4 डेज के अंदर। और उसके बाद जो है उसके बाद पेंडेमिक आ गया, मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। लेकिन कोविड में एक अच्छी बात ये हुई कि मुझे टाइम बहुत मिल गया इस पे रिसर्च करने का, और बहुत सारी चीजें गोरों ने मेरी क्लियर कर दी कि रोड पे स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। ओके, तो इसके लिए कॉर्डन ऑफ जगह होती है, और स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, उसमें भी मैं आऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी व्हीकल के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या स्पेसिफिक एक मोटर कार तैयार की जाती है इसके लिए, या फिर किसी भी कार के ऊपर इसको जो कार रेसिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती है उसको ड्रिफ्टिंग के लिए भी कर सकती है? कुछ स्पेसिफिक उसके वजन का, उसकी हाइट का, जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है उसका ख्याल रखना होता है? इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें तकरीबन अगर मैं बात करूं तो 100 चीजें जिनको आपको देखना पड़ता है फॉर द ड्रिफ्ट कार। कोई भी रेयर व्हील ड्राइव कार जिसमें कुछ बहुत अच्छे चेसीज हैं निसान के, BMWs के, अगर आप वो चेसी लेके इसको बिल्ड करते हैं और ड्रिफ्टिंग के लिए आपको गाड़ी में ऑलमोस्ट सारी केमिस्ट्री चेंज करनी पड़ती है। अगर आपने ड्रैग रेसेस देखी होंगी उनमें आपको फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा रेयर व्हील पे ग्रिप चाहिए होती है, बट ड्रिफ्टिंग में आपको फ्रंट व्हील पे ग्रिप चाहिए होती है। तो इसकी बिल्कुल डिफरेंट है, इसका पूरा का पूरा जो करने का तरीका है, चीजें वो बिल्कुल डिफरेंट है।
ठीक हो गया। अच्छा अदील, ऑब्वियसली इसमें अपनी हिफाजत के लिए भी उतने ही इंतजाम करने होते हैं, स्पेसिफिकली जब आप इस तरह की कोई एक्टिविटी या एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हैं। सो किस तरह से आप प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं जब आप इस स्पोर्ट के अंदर खुद की कोई भी ऐसी चीज़ है, आप रेस में हैं या आप ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, तो क्या कैसे फैक्टर्स हैं जिनको आप मद्देनजर रखते हैं, मलूज़ खातिर रखते हैं? देखिए, जो 3 से 4 कोर चीजें हैं वो ये हैं। सबसे पहले आपको सेफ एनवायरनमेंट में करना है, जो कॉर्डन ऑफ जगह होगी जहाँ पे रन ऑफ एरिया होगा, जहाँ पे कोई किसी किस्म का डिवाइडर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब आप ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं तो गाड़ियां ऑफ द ग्राउंड भी होती हैं, ट्रैक से बाहर चली जाती हैं। तो सबसे पहली चीज ये कि आप कभी भी स्ट्रीट पे परफॉर्म नहीं करें, आप कॉर्डन ऑफ जगह हो वहाँ पे करें। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर पहले रोल केज लगाया जाता है। रोल केज के साथ इसमें बकेट सीट्स होती हैं, जो इटसेल्फ इस तरह की सीट्स होती हैं जो आपके जकड़ के रखती हैं। और फिर हार्नेस होती है, हार्नेस वो सीट बेल्ट होती हैं जो 5 तरफ से आपको लगती हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि एक सीट बेल्ट जैसे आप गाड़ी में नॉर्मल यहाँ से लेते हैं, शोल्डर से लगा देते हैं, ये उस तरह नहीं होती, ये 5 तरफ से आती है। तो ये लाइक अगर आप मैक्सिमम स्पीड पे भी कहीं हिट करते हैं तो ये आपको हिलने नहीं देती। तीसरा, आपको पता है हेलमेट, और ठीक है, प्रिकॉशंस तो बहुत जरूरी हैं। मैं जरा थोड़ा सा अवामी सवाल आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि जितने भी लड़के इस वक्त आपको लाहौर कराची के देख रहे होंगे जो ये करते हैं, एक तो मैं पर्सनली बहुत इसकी अगेंस्ट हूँ जो सड़कों के ऊपर लोग करते हैं, अक्सर गाड़ियां भी तोड़ते हैं, खुद अपना नुकसान भी करते हैं। एंड एज अ प्रोफेशनल, सिंस यू सेड कि ये एक कॉर्डन्ड एरिया के अंदर होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक डेडिकेटेड प्लेस के अंदर होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या है, क्या हमारे पास कोई ऐसी स्पेस है? हमने सुना है कि आप कुछ ट्रैक वगैरह भी अपना लेके आ रहे हैं, सेफ स्पेस लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बताइए हमें इस बारे में। जी, पहले तो कुछ मैं हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम मिलके एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं कि हम एक जगह है किसी की, तो हम उसमें एक ट्रैक बना रहे हैं ड्रिफ्टिंग के लिए। जो भी यूथ, जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स ड्रिफ्टिंग कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि वो कॉर्डन ऑफ जगह होगी वहाँ आए, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, मैक्सिमम टाइम यूज करें वहाँ पे आके, जो कि हम ऑलमोस्ट फ्री सबको एक्सेस देंगे। शायद हो सकता है नॉमिनल चार्जेस हो के हमारे एक्सपेंस निकल सकें, तो वो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, ताकि मैं भी यही चाहता हूँ जो हमारी यूथ है वो एटलीस्ट सेफ होनी चाहिए। ठीक हो गया। अदील, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, कहाँ पे जाना है? अब आपने जॉर्डन के हवाले से तो भी हमें पता है, लेकिन कुछ सोचा है आपने फ्यूचर में क्या करना है आपने? पहले तो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था इंटरनेशनली, लाइक तकरीबन आप समझ लें कुछ 6 महीने पहले, तो ऑब्वियसली जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली, टीम चेंज करनी पड़ी। अभी रेड बुल एथलीट हैं जो यूएई की, उनकी टीम ज्वाइन की है, और उनके साथ अभी मैं एक और मेरा नया प्रोजेक्ट बन रहा है, नई गाड़ी, जो कि मैं इंटरनेशनली लाइक मिडिल ईस्ट पूरा कवर करूंगा। अच्छा। इस साल इंशाल्लाह, और नेक्स्ट ईयर मेरा प्लान है कि मैं मिडिल ईस्ट के साथ थोड़ा सा आगे यूरोप साइड भी निकल सकूं, लेकिन इसके लिए सीट टाइम बहुत जरूरी है, जो कि पाकिस्तान में आपको पता है ना ट्रैक है उस तरह, ना सीट टाइम, ना नहीं। इसमें एक तो मैं डेफिनेटली, हम पहले भी जब हम इनफैक्ट कार रेसिंग की बात करते हैं, या कुछ दिन पहले एक बाइकर्स कम्युनिटी के एक शख्स से हमारी बात हो रही थी, हैवी बाइक्स वाले जो लोग हैं वो अक्सर हमें डीएचएज में सड़कों पे चलाते नजर आते हैं। तो आई ऑलवेज से कि कोई ना कोई ऐसा डेडिकेटेड ट्रैक ज़रूर होना चाहिए, गाड़ियों के लिए भी, बाइक्स के लिए भी, जहाँ पे ये जो नौजवान है ये अपना शौक पूरा कर सके। इतनी महंगी व्हीकल्स पाकिस्तान ले आते हैं लेकिन उन्हें चला नहीं पाते। इन दी एंड अदील, चूँकि आप एक प्रोफेशनल ड्रिफ्टर हैं, बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड भी होंगे, इंस्पिरेशन लेते होंगे। मैं वंस अगेन चाहता हूँ कि आप ज़रूर इस हवाले से जो सेफ्टी फर्स्ट वाला फैक्टर है उसको लेकर, एंड देन अपने स्पोर्ट को भी लेकर, आप कुछ भी कहना चाहें टू द पीपल हु आर वाचिंग यू राइट नाउ। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत सारी लोगों ने मुझे बात की कि वीडियो बनाते हैं स्ट्रीट पे, तो मैंने उसमें हमेशा मना कर दिया। उसकी वजह यह है कि मैंने कहा अगर मैं खुद एक एग्जाम्पल सेट नहीं करूंगा तो लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। तो मैंने हमेशा इस पे इन्फोर्स की इस चीज को कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊंगा तो वो ट्रैक के अंदर होगी। तो ट्रैक अब हमें लकीली कराची में भी मिल गया है, जो कि कार्टिंग ट्रैक है, बट हम वहाँ पे थोड़ा अपनी ड्रिफ्टिंग और अपनी गाड़ियां चला सकते हैं, और इसी तरह लाहौर में भी है। तो मैं यही कहूंगा कि सेफ्टी बहुत जरूरी है। कोई भी मोटर स्पोर्ट्स या कोई भी अगर आपकी हॉबी है उसको एंजॉय करना है तो विद इन सेफ एनवायरनमेंट में करें, ताकि इसमें जो नई इतनी बड़ी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज आ रही हैं, स्पोर्ट्स को बीच में लेके आ रहे हैं, आई थिंक उनको इस पे सोचना चाहिए कैसे ट्रैक्स वो वहां पे डेवलप करें, आपकी तफरी भी हो और नौजवान भी शौक पूरा करें। थैंक यू वेरी मच अदील बकरियान, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने बड़ा ज़बरदस्त बेहतर अंदाज में सेफ्टी फर्स्ट के हवाले से भी बताया, और जो भी ड्रिफ्टिंग के शौकीन हैं उनको अपनी सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए करना चाहिए। जनाब, शो का वक्त खत्म हो रहा है, एंड पे अब आपको बता देंगे हम सबके फेवरेट डैरन सैमी के हवाले से शिनवारी
डेरिन सेमी शनवारी। PSL में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले ऑलराउंडर डेरिन सेमी को सिविल अवार्ड से नवाजा गया है। डेरिन सेमी ने सोशल मीडिया पर सितारा पाकिस्तान का अवार्ड मिलने की तस्वीर शेयर की। उन्होंने शलवार कमीज पहना हुआ था और उन्होंने लिखा कि उन्हें सितारा पाकिस्तान से नवाजा जा रहा है। ये उनके लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। थोड़ा सा बता दें तो आपको सदर आरिफ अलवी जो उन्होंने गुज़िश्ता बरस बाज़ पाकिस्तानी शख्सियात के साथ साथ जो गैर मुल्की शहरी हैं उनके लिए भी अवार्ड की मंजूरी दी थी और अब इनको डेरिन सेमी को सितारा इनकी फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया है और ही डिजर्व्स दिस। टाइम हमारा खत्म हो गया, सो वंस अगेन कांग्रेट्स डेरिन सेमी शनवारी। इस नोट पे प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।